मैं आपका साथी, दोस्त, गेस्ट, होस्ट, कुछ भी कह लीजिए, ओम प्रकाश ढाल आपका स्वागत करता हूँ पीक इंस्टीट्यूट इस चैनल में। कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ रहे हैं और 1, 2, 3 पार्ट जो है उसकी बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो चौथा पार्ट है परमाणु की संरचना, उसके बारे में बात करेंगे कि परमाणु की संरचना में मुख्य मुख्य बातें क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, परमाणु की संरचना से जुड़ी हुई कुछ मॉडल है, पहले उनको समझ लेते हैं। हमारे पास 2 मॉडल है, जिसमें एक है जे थॉमसन का मॉडल और दूसरा है रदरफोर्ड का मॉडल। वैसे तो अब ये दोनों ही मॉडल केवल ऐतिहासिक महत्व के रहे हैं। वास्तविकता में इनकी वजह से ही आज जिस जगह हम लोग अणु परमाणु की हमारी समझ बना पाए हैं ना, वो इनकी वजह से ही है। पर ये जरूर है कि अब ऐसे प्रयोग मिल चुके हैं, ऐसे मॉडल आ चुके हैं जो कि इनको ही ये साबित करते हैं कि ये इतने सही नहीं थे। विज्ञान सदैव बदलता रहता है बच्चों। आज जो पढ़ रहे हो वो आज से 10 साल बाद बदल जाएगा और आज से 10 साल बाद वाला 20 साल बाद बदल जाएगा। तो यहाँ सत्य स्थायी नहीं है, चेंज होता रहता है। तो आइए पहले जे थॉमसन का मॉडल पढ़ लेते हैं। देखिए, थॉमसन साहब ने ये कहा, कल की बात आपको याद होगी, कल मैंने आपकी कहानी शुरू की थी। मैं क्या 2600 साल पहले महर्षि कणाद ने एक बात कही थी कि हर वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और उस कण को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। यही बात 18वीं शताब्दी के अंदर डाल्टन साहब ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हर वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। Each and every material is made up of the atoms. An atom is indivisible. एटम को और छोटा नहीं किया जा सकता। और बाद के सालों में प्रयोग करने पे पता लगा कि जो एटम है ना, वो एटम कई तरह के आवेशों से मिलकर बना हुआ है। एटम खुद धनायन, ऋणायन और उदासीन जैसे कई प्रकार के आवेशों से बना हुआ है। तो ये बात ढूंढने जाने लगी कि भाई एटम के अंदर ये धनायन और ऋणायन सेट कैसे हैं। तो हमारे जो थॉमसन भाई साहब थे ना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक केक होता है और उस केक के ऊपर किशमिश, काजू, ड्राई फ्रूट्स सेट किए जाते हैं अलग अलग जगह, उस हिसाब से तो ये जो हमारा थॉमसन मॉडल है, इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग का मतलब होता है मीठा हलवा, जो एक खाने की डिश है। यूरोप के अंदर हम लोग उसको दलिया कह देते हैं, लापसी कह देते हैं। तो जो मम्मी ने जो मीठा हलवा बनाया है उसके अंदर खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। वो ड्राई फ्रूट जब थाली के अंदर रखे हुए हैं तो वो जो पूरा का पूरा जो थाली है ना, वो घेरा, ये घेरा तो है धनावेशित। ये घेरा क्या है बच्चों? धनावेशित। और उसके अंदर यदा कदा जो ड्राई फ्रूट्स बिखरे पड़े हैं वो है ऋणावेश। इस तरीके से हमारे थॉमसन भाई साहब ने जो मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा गोला तो धनायन है और इस धनायन गोले में यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र ऋणायन बिखरे हुए हैं। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि ये बराबर मात्रा के आवेश होते हैं। जितना आवेश धनायन का है उतना ही आवेश ऋणायन का है। इसी वजह से ये उदासीन एटम होता है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसका नाम आपको याद रखना है प्लम पुडिंग मॉडल। पर ये इतना सही नहीं हो पाया और बाद में एक भाई साहब आए, इन्हीं के ही शिष्य थे। थॉमसन के साथ मिलकर के इन्होंने इस मॉडल पे भी काम किया। अल्फा, बीटा, गामा जैसे कणों की भी खोज की और रदरफोर्ड साहब ने एक प्रयोग किया जिसमें अल्फा किरणों का उन्होंने यूज किया। आओ देखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड का प्रयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी वजह से
रदरफोर्ड को एटॉमिक फिजिक्स का जनक भी कहते हैं। उन्होंने एटम की रियल स्थिति उस वक्त के हिसाब से सेट कर दी थी। प्लम पुडिंग मॉडल तो ज्यादा नहीं 30-35 साल तक स्कूलों में पढ़ाया गया और ये माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वैज्ञानिक इसके पक्ष में नहीं थे। रदरफोर्ड यद्यपि थॉमसन के शिष्य थे, पर उनके जो प्रयोग है ना वो लैंडमार्क प्रयोग था। आइए देखते हैं। उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की धातु का एक पत्ता बनाया, एक घेरा बनाया, और सोने की पतली पन्नी, सोने की गोल्ड की पतली पन्नी, मतलब समझते हो जैसे अपन मिठाई खाते हैं ना, मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, सोने का वर्क लगा होता है। सोने को आप पीट पीट के इतना पतला कर सकते हो कि वो आखिर में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा पतला। तो रदरफोर्ड ने सोने की धातु को लिया और इतना ज्यादा पतला पन्नी ली कि उसको, अब ये माना कि भाई ये बहुत पतला है और इसके अंदर एटम मौजूद है। उस एटम के ऊपर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। ये अल्फा गन है आपके पास। इस अल्फा गन से जो कण निकलेंगे वो अल्फा कण निकलेंगे। अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों? अल्फा कण जो है वो बेसिकली हीलियम ही होते हैं। जो हीलियम है, अब हीलियम का कण काफी भारी है और वह धनावेशित हमने इसको बनाया हुआ है, तो अल्फा कण जो है वो धनावेशित है। अल्फा कण बच्चों भारी है और धनावेशित है। तो यहां तक ये प्रयोग सेट कर दिया। ये अल्फा गन है, ये गोल्ड की फॉइल है, इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक दीवार है। ये इसलिए रखी क्योंकि जब अल्फा कण इसको पार करने के बाद यहां टकराते ना, तो चमक पैदा होती। क्या पैदा होती? इस जगह चमक पैदा होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने कण इसको पार कर रहे हैं, चमक पैदा हो रही है। जो कण, जो किरणें सीधी निकल रही है वो कितने एंगल से मुड़ रही है। देखो ध्यान देना, पीछे से तो किरण आ रही है, पर देखो यहां पर बैंड हुई है, उधर बैंड हुई है। अगर ये किरण ऐसे बैंड होती है तो वो चमक पैदा करती है। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये प्रयोग सेट किया गया कि जिंक सल्फाइड की दीवार पे जब भी अल्फा कण टकराएगा वहां पे चमक पैदा होगी। और रदरफोर्ड भाई साहब को ये उम्मीद थी कि भाई पूरा का पूरा जो, क्योंकि तब तक तो थॉमसन वाला मॉडल ही चल रहा था कि भाई पूरा का पूरा तो परमाणु धनायन ही है और ये हमारे पास बड़ा भारी कण है, जो अल्फा कण है बड़ा भारी कण है, और ये जब इससे टकराएगा तो विक्षेपित तो होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देंगे, पर क्योंकि ये बाहरी कण है तो बहुत ज्यादा विक्षेपण नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा ये अपने रास्ते से भटकेगा नहीं और ये परमाणु को नुकसान पहुंचाएगा या कुछ करेगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब शुरू करता हूं प्रयोग। जब उन्होंने इस गन को स्टार्ट किया और रैंडमली 1000 किरणें फेंकी, तो यह पाया कि लगभग, एक अंदाजा बता रहा हूं आपको, कि 90% जो किरणें थी वो सारी की सारी बिना विक्षेप के गुजर गई। ये कैसे संभव हुआ भाई? मतलब हमें पता है कि परमाणु धनायन है, हमारे अल्फा कण भी धनायन है, और धनायन धनायन एक दूसरे के पास से गुजर रहा है और एक दूसरे को धक्का भी नहीं दे रहा। ये कैसे संभव है? ये तो वही हो गया ना कि भाई बहन आपस में साथ बैठे लड़ नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो वही हो गया कि दो औरतें साथ बैठी है, बातें नहीं कर रही। तो क्या ये संभव है कि दो धनायन पास में से गुजरे और एक दूसरे को धक्का नहीं थे ना? दो आयन अगर पास में से गुजरे तो चाहे आकर्षित हो प्रतिकर्षित हो, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहां तो 90% किरणें बिना विक्षेप की सीधी गुजर गई है। मतलब यह है कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा ना तो धनावेशित है ना ऋणावेशित है, खाली है। फिर कुछ किरणें ऐसी जो कि विक्षेपित हुई,
इसका मतलब ये किरणें ऐसी हैं जो कि किसी धनायन या ऋणायन के पास से गुजरी है, तो बहुत ज्यादा हिस्सा तो खाली है, कुछ हिस्से में आवेश मौजूद है। और एक किरण ऐसी है जो 90 डिग्री के कोण से लौट आई, कोण से लौट आई। इस बात पे भाई साहब रदरफोर्ड हैरान हो गए, ये कैसे संभव हुआ कि यार कोई किरण मतलब अल्फा कण जैसा भारी कण, ये तो वैसा ही हो गया ना कि मतलब एक 12 साल का बच्चा भागते हुए 4 साल के बच्चे से टकराए और 12 साल वाला बुरी तरीके से गिर जाए। तो ये कैसे हो सकता है यार कि एक ट्रक और साइकिल वाला आपस में टकराए और ट्रक 4 पलटे खा गया, साइकिल वाला खड़ा है। परमाणु जो धनायन है समझ में आया, परंतु उसमें इतनी ताकत कैसे है कि वो अल्फा कण को धक्का मार दे वापस। रदरफोर्ड भाई साहब ने जो अपनी थीसिस लिखी ना, उस थीसिस में एक बात लिखी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे 12 इंच की तोप से एक गोला निकला। तो 12 इंच की तोप का गोला काफी बड़ा होता है, एक मौके वो अगर घर पे पड़े तो घर उड़ा दे पूरा। 12 इंच की तोप से एक गोला निकला, सामने कोई बंदा अखबार लिए खड़ा है, अखबार की सतह पे टकराया और लौट के मेरे को ही मार दिया। ये उतना अविस्मरणीय था। अब प्यारे बच्चों, ये मोटा मोटी रदरफोर्ड के प्रयोग की ये 3 आउटकम है। अधिकतर किरणें खाली सीधी निकल गई बिना किसी विक्षेपित के। इसका मतलब रदरफोर्ड का पहला निष्कर्ष ये था कि परमाणु का वास्तव में अधिकतम भाग खाली है। दूसरा, कुछ किरणें विक्षेपित हुई है, इसका मतलब कुछ हिस्सों में आयन मौजूद है। तीसरा, एक किरण 90 डिग्री के एंगल से वापस लौट आई, माफी चाहता हूं, ये 90 नहीं 180 डिग्री के एंगल से है। एक किरण ऐसी है जो 180 डिग्री के एंगल से मतलब यहां गई है और वापस लौट के यहीं आ गई है इधर, तो चमक पैदा करती है। एक किरण ऐसी जो 180 डिग्री के एंगल से लौट के आ गई है, तो वह कैसे संभव हुआ कि भाई ये धनायन है, पक्की बात है ये किसी भारी धनायन से टकरा के वापस आया है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके आगे वो कई गुना पावरफुल है। और ये तभी संभव हो सकता है जब परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हो। तो उन्होंने फिर एक मॉडल ऐसा दिया कि भाई परमाणु का सारा धनायन उसके नाभिक में है। ये बात रदरफोर्ड ने कही, परमाणु का सारा धनायन उसके नाभिक में है, ठीक है। और परमाणु के बाहर कुछ हिस्सों में तो नेगेटिव इलाका है, बाकी सारा इलाका खाली है। तो जो किरणें इस इलाके से गुजरी वो सीधी निकल गई, जो कि 90% किरणें थी ना, अल्फा किरणें 90% सीधी निकल गई। कुछ ऐसी थी जो इनसे टकराई और इनसे टकरा करके इधर उधर फैल गई। तो वो ऐसी कुछ किरणें थी जो नेगेटिव चार्ज के पास में आके और फैल गई। और एक किरण ऐसी थी हजारों में से जो उससे टकरा गई जो उनसे भी ज्यादा प्रबल धनायन था, तो वो जैसे आई वैसे चली गई। ये हमारे रदरफोर्ड के प्रयोग के आउटकम थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो हमारा थॉमसन का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी परमाणु में स्थिति बताए, इनकी खोज किसने की ये बताए। तो चलिए बच्चों, रदरफोर्ड का प्रयोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद में, रदरफोर्ड के बाद में लोगों को लगने लगा कि अब तो बस दुनिया जीत ली है और अब क्या बचा होगा, अब परमाणु में हमने सब कुछ पता कर ही लिया है। तो वैज्ञानिकों ने जो मॉडल दिए, परमाणु का सारा धनावेश उसके नाभिक में है, ठीक है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो विशेष कक्षाओं में गति कर रहे हैं। कुछ उनका सेट पाथ है, कुछ रास्ता है, वो इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते में गति करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूर रखना है, पास में नहीं लिख सकते, वो एक दूसरे को धक्का देता है। तो इस प्रकार से
परमाणु की अब जो रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद में जो स्थिति निकल के आई ना, वो ये निकल कर आई है कि भाई सारा नाभिक धनायन वाला है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। जितना धन आवेश है उसी मात्रा में ऋण आवेश भी है। मतलब आवेश की मात्रा बराबर है परंतु द्रव्यमान बराबर नहीं है। एक प्रोटॉन जो था, एक प्रोटॉन लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन के बराबर था, आवेश में नहीं भार में। लगभग तो ये एग्जैक्ट तो शायद 1847 के आसपास आता है, पर ये हम मान लेते हैं कि भाई एक प्रोटॉन रफली हमने कह दिया कि 2000 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास एक तोलने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है तो एक तरफ एक प्रोटॉन रखोगे तो दूसरी तरफ 2000 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब वो बैलेंस दिखाएगा। अब थोड़ा सा मैं बात बताता हूं कि भाई इनकी खोज किसने की। देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हुई, वो की थी थॉमसन साहब ने, वही हमारे रदरफोर्ड के जो गुरुजी थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। ये आपको याद रखने, रफ आंकड़े हैं, याद ही रखने पड़ेंगे, इसका और कोई तोड़ नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन साहब ने की थी, उन्होंने प्लंक मॉडल दिया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ये धनावेशित कण है। और न्यूट्रॉन जो है उसमें कोई आवेश नहीं है, वो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु संख्या, मैं यहां पर बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, बस जो कोर कंसेप्ट है ना वही पढ़ा रहा हूं मैं। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि किसी भी परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे कि ये एक नाभिक है, इस नाभिक की चारों ओर कक्षाएं हैं, इस नाभिक के अंदर अगर एक प्रोटॉन है तो यह फिर परमाणु संख्या 1 है, जिसे हम Z कह देते हैं। इसकी Z जो है वो 1 होगी। अगर इसमें 2 प्रोटॉन है तो फिर इसका Z जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगर इसमें 3 प्रोटॉन है तो इसका Z यानी कि परमाणु संख्या 3 हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर उसका नंबर तय किया गया है कि वह किस नंबर का आवर्त सारणी में जो हायरार्की है उसमें किस नंबर का तत्व होगा, और उसे ही परमाणु संख्या कह देते हैं। जब इस नाभिक का भी वजन किया गया तो ये पता लगा कि यार नाभिक के अंदर अगर मान लीजिए कि 4 प्रोटॉन है तो अगर प्रोटॉन का भार मान लीजिए 1 आता है तो 4 होना चाहिए, परंतु इसका भार 8 आ रहा है। नाभिक का भार नंबर ऑफ प्रोटॉन का जस्ट डबल है, ये कैसे संभव है। तो जो हमारे चैडविक भाई साहब थे उनका एक सुझाव था कि हो ना हो जितने इसमें प्रोटॉन है उतने ही इसके अंदर कुछ और भी है, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं है, वो हम पकड़ नहीं पा रहे। क्योंकि देखो ये इतने ज्यादा छोटे कण है कि ये ऐसे चिमटी से पकड़ के अलग नहीं किए जा सकते, इन पर केवल आवेश फेंक फेंक के अंदाजा लगाया जाता था। अब क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं था तो पकड़ में भी नहीं आ रहे थे। तो बाद के सालों में रिसर्च से ये पता लगा कि इनके अंदर एक कण और है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन है, मान लीजिए कि अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 ही न्यूट्रॉन है और टोटल इसका मास हो जाएगा 6। तो उसे कहा जाता है एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। अब परमाणु भार क्या है, नाभिक में मौजूद, समझ में आ रही बच्चों, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार।
दोनों का योग जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है, इस नाभिक में अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन होंगे और दोनों मिलाकर के बन जाएगा टोटल 4। अगर मान लीजिए किसी में 3 प्रोटॉन है तो 3 न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है कि होंगे ही होंगे। न्यूट्रॉन बाद में कई सालों में ये पाए गए कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें प्रोटॉन तो बराबर है पर न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। इसी वजह से बाद में उनको आगे के, अब अगला टॉपिक वही है, तो न्यूट्रॉन चेंज होते रहते हैं, स्थायी नहीं है, परंतु हाँ होते हैं। इस तरीके से परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। मैं इसी को यूज करते बताता हूं। देखो, 1 मिनट पहले मैंने कहा कि समस्थानिक यानी समान स्थान वाले। अब गौर करना, एक ऐसा तत्व है जिसमें एक प्रोटॉन है, परंतु जब उनके अंदर रिसर्च की गई तो पाया गया कि इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो जो इसका Z बन रहा है वो तो तीनों का एक ही आएगा, लेकिन जो एटॉमिक मास आ रहा है वो तीनों का ही अलग अलग आ रहा है। समझ आ रही बच्चों? ध्यान से देखना कि हमें कुछ तत्व मिले जिन तत्वों की रिसर्च करने पे हमने पाया कि इनके अंदर प्रोटॉन बराबर है, तीनों के गुण अलग है, रूप, रंग, गलनांक, क्वथनांक, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सब अलग है, प्रोटॉन सब में एक एक है। अतः जेड तो सारों का एक ही हो गया, पर न्यूट्रॉन अलग अलग है तो इनका एटॉमिक मास भी अलग अलग हो गया। हिसाब से तो ये 3 अलग तत्व होने चाहिए, परंतु क्योंकि हमने रूल सेट कर दिया है कि जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या है, अतः इन तीनों को एक ही संख्या देनी पड़ेगी। और एक परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का, अतः ये हाइड्रोजन है। क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब यार ये तीनों ही हाइड्रोजन है तो इनको क्या कहें? ये तीनों आपस में समस्थानिक है। ये तीनों आपस में क्या है? समस्थानिक है। ये तीनों ही आपस में समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब ही होता है कि आइसोटॉप्स यानी सम स्थान वाले वो तत्व जो समान जगह पर स्थान ग्रहण करें, वो समस्थानिक है। अब इसका नाम दिया गया प्रोटियम। क्या नाम दिया गया? प्रोटियम, क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन है। इसका नाम दिया गया ड्यूटियम और इसका नाम दिया गया ट्राइटियम। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखना, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है और तीनों की मैंने आपको एक्चुअल कंडीशन बता दी कि प्रोटॉन एक एक है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। ये जो ड्यूटियम है ना, अब जैसे आमतौर पे जल बनाने के लिए आपको H2O चाहिए, यानी कि आप ये वाला काम में लेते हो, लेकिन अगर ड्यूटियम मिले तो बन जाता है D2O। और ये जो D2O है ना, ये रेडियो एक्टिव प्लांट्स होते हैं उनके अंदर काम आता है। इसे कहा जाता है भारी जल। तो कई बार अखबारों में आता है कि न्यूक्लियर प्लांट से भारी जल का रिसाव हुआ, नदियां हो रही है जहरीली। ये पानी पीने के काम में नहीं आता है। तो बच्चे कहते हैं सर इस पानी को जब अपन तोलते हैं तो ये भारी होता है क्या? ना, भारी की बात नहीं बच्चों, ये खास प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। ये जो रेडिएशन रिलीज होते हैं ना, उनको एब्जॉर्ब करता है और न्यूक्लियर प्लांट की मशीनों को ठंडा करने का काम आता है। तो अगर ये लीक हो जाता है तो फिर ये नदियों में ही जाता है, चंबल की नदी में जाएगा अगर कोटा थर्मल में ये पानी काम में आ रहा है तो वो जो रेडियो एक्टिव पानी है वो धीरे धीरे पानी के अंदर मौजूद जीवों के लिए जानलेवा होता है। इंडिया के अंदर तो D2O इतना मैन्युफैक्चर होता है कि हम चाइना तक को एक्सपोर्ट करते हैं। अगला है हमारा समभारिक। तो समभारिक में ये बच्चों के 2 या 2 से अधिक तत्व ऐसे जिनका परमाणु क्रमांक Z तो अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक मास बराबर हो जाए, मास बराबर हो जाए। आओ इसका एक दो कोई एग्जांपल देखते हैं।
रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गौर करना, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास नाइट्रोजन है। जो हमारा कार्बन है उसका Z होता है 6 और इसका Z होता है 7, मतलब 6 प्रोटॉन है और 7 प्रोटॉन है। यहां पर मैं आगे लिख देता हूं, आपके 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। तो इनका ए क्या होना चाहिए? आमतौर पर इनका मास होता है ये। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन का एक ऐसा रूप पाया गया है जिसके अंदर ये न्यूट्रॉन 8 होते हैं। तो जो जो ये रूप है वो तो है C12, जिसके अंदर 12 है वो तो कहलाता है C12। पर एक होता है C14, C14 होता है। तो C14 का मतलब है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसी वजह से उसका मास जो है वो 14 है। अब इसका भी मास 14 है, इसका भी मास 14 है, तो ये दोनों समभारिक है। दो ऐसे तत्व है जिनके Z अलग अलग है, यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या वेरिएशन होने की वजह से जब जोड़ करते हैं तो मास बराबर आ जाता है और उसे ही कहा जाता है समभारिक, बराबर भार वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए ये क्लास मैं क्लोज करता हूँ। बेसिक चीजों पे हमने डिस्कशन किया है। प्लीज, मैं केवल आपकी हेल्प कर रहा हूँ, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और मेरे पास भी सुबह समय कम रहता है, मैं खुद चाहता हूँ कि एकदम शॉर्ट में जो जितना कर सकूं मैं उतना कर रहा हूँ। पढ़ते रहें, पढ़ाई से जुड़े रहें। हाफ ईयरली के लिए आपको शुभकामनाएं।